कक्षा 10 में पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं नाम से है। तो इसके पहले हम परिचय देखते हैं। भाई इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या दिया हुआ है वो सब। तो देखो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या और साथ ही साथ अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाकर जो संख्याएं होती हैं उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? देखो इसको विस्तार से समझने के लिए तो मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है संख्याएं नाम से, वो आप देख लेना। उसमें आपको परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या भाज्य, अभाज्य, समी, विषम, ये सब उसमें विस्तार से मैंने बताया हुआ है, वो आप अच्छे से समझ लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भाई परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। और अपरिमेय संख्या है, इनको क्या है कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको हम नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? इनको नहीं लिख सकते। तो इसके अंदर क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हमें वास्तविक संख्या और इसके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो दिया हुआ है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। पहला क्या दिया हुआ है? अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अब अंकगणित की आधारभूत परिमेय, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई अंक है, जैसे 5 है तो हम इसको 5 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये है 12 तो इसको हम 2 × 2 × 3 इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम 2 की घात 2 × 3 की घात 1 इस रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि देखो कि जितने भी समान अंक अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें जो प्राप्त होते हैं इनको घातों के रूप में लिख दिया। तो 3 है वो 1 है, 3 की घात 1 लगा दी, 2 है वो 2 बार है तो घात 2 लगा दी। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं लेता हूँ 144। तो 144 को देखो हम कैसे लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको अगर हम बांटेंगे तो अभाज्य गुणनखंड तो जैसे आपको आता ही होगा भाई, जैसे 144 को और ऐसे अभाज्य संख्याओं से भाग देते जाते हैं। छोटी सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, कोशिश करते हैं भाई उसी से लें। तो 2 से अगर हम करेंगे तो यह आ गया 72, फिर 2 से करेंगे तो यह आ गया 36, 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर देखो 2 से तो 9 में जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 से देंगे 3 बार और ये आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 144 को 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब घात के रूप में अगर हम लिखें तो देखो 2 है वो कितनी बार आया है? 4 बार। तो 2 की घात 4 और 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की घात 2। इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो इस आधार पर क्या है कि देखो ये मैंने ये 2-3 एग्जाम्पल लिखे, इसमें क्या है कि प्रत्येक, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है इसको मतलब भाज्य संख्या, जैसे यहाँ पर 12 भाज्य संख्या है, 144 भाज्य संख्या है, तो कोई भी भाज्य संख्या है इसको अभाज्य संख्याओं की घात के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या हो गया? क्या कंक्लूजन निकला कि अनुमान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या, अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई पहले कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भाज्य कौन सी है, भाज्य कौन सी है, इसको आप डिटेल से समझने के लिए मैंने जो दूसरा वीडियो बनाया है संख्याएं नाम से, वो आप देख लेना। उसमें विस्तार से
इन संख्याओं के बारे में समझा रखा है विद एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य भाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो अब देखो भाई, भाज्य संख्या जैसे कोई दूसरा एक और एग्जांपल लेके मान लो, मैं आपको बताता हूँ भाई। छोटा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया 169, तो 169 है, वो क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब इसको अभाज्य संख्याओं में बांटने के लिए हम क्या है कि अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 169 का जैसे हमने किया तो किससे जाता है, 169 में 13 से किया तो 13 बार, और 13 को फिर वापस से करेंगे तो एक बार। तो 169 है, इसको हमने लिख दिया 13 गुणा 13। अब देखो भाज्य संख्या थी 169, इसको अभाज्य संख्या 13 गुणा 13, अभाज्य संख्या ना 13, अभाज्य संख्याओं की घात। अब देखो 13 की घात कितनी हो गई, 2 बार है तो 2 घात आ गई, तो 13 की घात। अब इसमें तो सिर्फ अकेला 13 था, अगर कोई अन्य भी हो जैसे 5 हो 7 हो, जैसे यहाँ पर देखो 2 और 3 है, 144 वाले में 2 और 3 है, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। और यह कथन क्या है, हमेशा सत्य होता है। यानी क्या है यह कथन है वो क्या है, सत्य है। ठीक है ना। और यह गुणनखंड जो हमने किया, यह गुणनखंड के रूप में या गुणनखंडन, इसका वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। यानी कि इसकी कोई काट नहीं है। इसको हम आसानी से भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में काट कर, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाई छोटे टुकड़ों में बांटकर उनकी घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, यह गुणन खंडन है वो क्या है, अद्वितीय है। समझ में आ गया ना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसके लिए देखो आप, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया 12 का एग्जाम्पल हमने लिया। तो 12 को हमने कैसे लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इसको हम 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे देखो, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लें भाई, 28 ले लिया हमने, 28 को 2 गुणा 2 गुणा 7, यानी इसको 2 की घात 2 और 7 की घात 1, इन दोनों के गुणा के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम गुणनखंडन वो कर लेंगे। अब ये घात के रूप में लिखने के पश्चात हम ये देखते हैं भाई, इनका HCF और LCM वो कैसे डिसाइड होगा। तो HCF आप जानते हो, इसको महत्तम समापवर्ती, शॉर्ट में हिंदी में इसको मैस है, और इसको लघुत्तम समापवर्ती यानी लय स के रूप में बोलते हैं या लिखते हैं। तो इनका HCF क्या होगा, तो HCF के लिए क्या होता है कि जो हम ये देखते हैं कि भाई जो दो संख्याएं, इनका हमने गुणनखंडन किया था घात के रूप में, ये इधर वाला। ठीक है। तो घात के रूप में जो किया था, इसके जो HCF निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे छोटी जो घात होगी उभयनिष्ठ गुणनखंड की, वो हम लिख देंगे। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, इन दोनों में 12 और 28 में उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 आ गया। ठीक है ना। 3 तो इसमें है, नीचे वाले में नहीं है, और 7 है वो सिर्फ 28 में आता है, 12 में नहीं आता। तो सिर्फ 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और इसकी सबसे छोटी घात है वो लिखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो समान घात है,
समान घात कितनी है, 2 की घात 2 है, यानी इसका HCF आ जाएगा 2 की घात 2। और लेस है यानी कि LCM है, उसको निकालने की क्या करेंगे हम कि संख्याओं के जो समूह है इसके जो अभाज्य गुणनखंड जो आए अलग अलग, इनकी जो सबसे बड़ी जो घात होगी वो हम शामिल करेंगे। जैसे देखो मैं पहले आपको लिख के बताता हूँ भाई, HCF के लिए क्या ज़रूरी है, HCF के लिए क्या ज़रूरी है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होगा, HCF होगा। देखो जैसे एग्जांपल से हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने ले लिया 18 ले लिया और दूसरा ले लिया हमने 48। तो 18 को देखो हम 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 1 गुना 3 की घात 2 इस रूप में लिख देंगे। 48 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24 और 24 दूनी 48। तो यहाँ पर 2 फिर से लगाएंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिए 48। तो इसमें देखो 2 की घात कितनी आ गई, 4 बार, 3 की घात 1। तो HCF निकालने के लिए क्या है कि उभयनिष्ठ, पहले तो हम ये देखेंगे वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में सिर्फ क्या था, 2 था, तो इसका HCF है वो 2 और फिर सबसे जो छोटी घात, तो इसमें तो मैंने आपको बताया कि भाई सबसे छोटी समान ही है दोनों में, तो 2 की घात 2, यानी कि इसका आंसर HCF आ जाएगा 4। इसमें देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने देख लिया भाई, HCF 18 और 48 का यदि हम निकालेंगे तो क्या गया, 2 गुना 3। अब घात के रूप में हम लिखेंगे तो सबसे छोटी घात है वो लेंगे। तो देखो 2 की सबसे छोटी घात 1 ही है, नीचे वाले में तो 4 है, और इसमें देखो ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 1 ही लेंगे। तो यहाँ पर भी 2 की घात 1 आ गई, 3 की घात 1 आ गई, तो 3 को 2 से गुणा कर देंगे और यह आ गया 6। तो HCF 18 और 48 का कितना आ गया, 6। समझ में आ गया ना। ऐसे ही क्या है कि LCM अगर हम निकालेंगे तो इसमें क्या है कि LCM के लिए संख्याओं में संबंधित प्रत्येक गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल या गुणा, ठीक है। यानी कि देखो इसको समझने के लिए भी एक तो पहले जो ऊपर वाला एग्जांपल इसके अंदर ही देख लो आप कि संख्याओं में, मतलब जो हमने ये गुणनफल कर लिया था, गुणनखंड निकाल लिया था, इसकी सबसे प्रत्येक जो गुणनफल है, जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3 दोनों को शामिल करेंगे, ठीक है। तो 2 और 3, तो LCM 18 और 48 का क्या गया, यानी कि सभी जो गुणनफल हैं जो गुणनखंड में आए वो लेंगे तो 2 गुना 3, और इसमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो इसमें LCM के लिए तो देखो सबसे छोटी ली थी और इसमें LCM में सबसे बड़ी लेंगे। तो 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 4 नीचे वाले में, और 3 की घात ऊपर वाले में है 2, तो ये आ गया 2 की घात 4 गुना 3 की घात 2, और फिर इसको गुना करके हम लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। दूसरा एग्जांपल लेके, एक एग्जांपल लेके और समझाते हैं। देखो यहाँ पर हमने मान लो ले लिया कोई एग्जांपल 50 ले लिया, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 गुना 5 गुना 5,
यानी 2 की घात 1 और 5 की घात 2 इस रूप में लिख दिया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो हमने ले लिया 125, तो यहाँ पर देखो 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 की घात 3 आ गई। ठीक है। तो इसमें देखो इनका एलसीएम यदि हम निकालेंगे 50 और 125 का, तो क्या हो गया, सभी गुणनफल वो लेंगे तो 2 और 5 दोनों को शामिल करेंगे, 2 गुना 5, और इनमें फिर सबसे बड़ी घात देख लेंगे। तो 2 की नीचे वाले में तो है नहीं, तो 2 की घात ऊपर वाले में 1 है तो वो ये 1 शामिल करेंगे, और 5 के लिए हम सबसे बड़ी घात नीचे वाले में 3 तो ये शामिल करेंगे। अभी आ गया 5 को 3 बार गुना किया है 125, और 125 को 2 से गुना करेंगे तो 250, तो यानी कि एलसीएम इन दोनों का 50 और 125 का आ जाएगा 250। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे कि भाई एचसीएफ और एलसीएम है वो किस तरीके से करते हैं। अब देखो अगला टॉपिक इसमें और दे रखा है, एक वास्तविक संख्याओं वाले पहले चैप्टर के अंदर ही। इसमें क्या दे रखा है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। नंबर 2 में दे रखा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसमें क्या होता है कि अपरिमेय संख्याओं के लिए मान लो कि भाई कोई भी संख्या है p, जैसे कोई एक अभाज्य संख्या है, और ये कोई भी जैसे मान लो कि दूसरी कोई संख्या है a² है, इसको यदि अगर डिवाइड करती है, विभाजित करती है, यानी कि a² p को यदि विभाजित करे तो पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है। तो अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि a² है वो तो a गुना a रूप में होती है, तो यानी कि वो a को भी विभाजित करेगी। जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, भाई p की जगह पर मैंने ले लिया 5 और a की जगह पर जैसे मैंने ले लिया a² की जगह पर जैसे 25 ले लिया। ठीक है। या फिर हम 50 लेते हैं, भाई 50 को देख लो आप, तो a की जगह पर यदि हम 50 लें तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, तो देखो a की जगह पर हम लिखेंगे तो 50 का स्क्वायर यानी 50 गुना 50, और 5 से यदि विभाजित करेंगे तो देखो इधर कि 5 है वो इसको विभाजित करेगा, 5 है वो इसको विभाजित करेगा, क्योंकि समान ही है, तो यानी a को भी विभाजित करना चाहिए। जहाँ पर a है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि दोनों को विभाजित करेगा। अब ये दिया हुआ है, अब इसको क्या है, इस आधार पर क्या है कि हम जो अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय जो संख्या होती हैं वो परिमेय नहीं हैं। क्यों नहीं हैं, इसका हल इस तरीके से हम देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मैं आपको लिख देता हूँ भाई √7 एक अपरिमेय संख्या है, √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हम वास्तव में देखते हैं कि भाई ये अपरिमेय संख्या है या एक परिमेय संख्या है, तो इसको चेक करने के लिए ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके के आधार पर क्या है कि जो परिमेय जो हमें दी हुई है भाई ये p है वो a² को विभाजित करेगी, वो क्या होता है, वो क्या होगा कि p यदि p कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और वह a² को विभाजित करती है तो p है वो a को भी अवश्य
विभाजित करती है। ठीक है, और यहाँ ए है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक तो आप जानते हैं भाई, जो ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और धनात्मक रूप में 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ए है वो एक धनात्मक है, यानी कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो शामिल नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि भाई √7 है, इसको देखने के लिए तो इसको किस प्रकार से आप देखोगे, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि मान लेना है कि भाई ये एक परिमेय संख्या है, और फिर परिमेय संख्या के आधार पर हम दोनों को दोनों तरफ से गुणा करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन है वो सॉल्व करते जाएंगे, और फिर लास्ट में हम पता लगाएंगे भाई है विभाजित होती है या नहीं होती, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लो कि √7 को हम देखें भाई, √7 को यदि हम देखें कि ये एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो हम मान लेते हैं भाई, माना √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √7 एक परिमेय संख्या है, तो हम कोई दो पूर्णांक जैसे हम ले लेंगे भाई, परिमेय संख्या है तो ए और बी के रूप में लेंगे, ए और बी के रूप में, या फिर आर और एस के रूप में। जैसे क्योंकि परिमेय संख्या है उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो √7 को हम क्या है कि P/Q के रूप में लिख देंगे। P और Q के रूप में लिखेंगे तो P और Q यदि किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, जैसे 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी कि इनका कोई न कोई उभयनिष्ठ या भाज्य गुणनखंड हो, तो इसकी शॉर्ट रूप में, यानी कि इसको छोटा करके इसको छोटे भागों में बांट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया है कि √7 है वो एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब इनको अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो A और B के रूप में भी आप P और Q की जगह पर लिख सकते हो। मैं क्योंकि एग्जाम्पल है तो मैं सीधा इसको समझा देता हूँ। तो देखो इधर इसमें ये आ गया हमारे पास कि √7 है वो P/Q के रूप में है। अब दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। अब दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे तो √7 को इस तरीके से लिख देंगे और P/Q को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये तो आ गया 7 और ये आ गया P²/Q²। अब देखो यहाँ पर अगर इस तरफ हम भेजें Q² को तो ये आ गया 7Q² = P²। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7 है, ये P² को विभाजित करेगा, यानी कि Q² है वो हो जाएगा P²/7। अब अगर 7 P² को विभाजित करेगा तो देखो ऊपर जो परिमेय मैंने आपको समझा रखी थी कि A² को यदि विभाजित करेगा तो P वो A को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखो 7 वो P को विभाजित करेगा, है ना, यानी 7 है वो P² को विभाजित करता है। यहाँ पर मैंने आपको मतलब आसानी से समझाने के लिए A और B के रूप में मैंने नहीं लिखा है, सीधा ही P/Q के रूप में समझा दिया है। 7 है वो P² को विभाजित करता है, तो 7 है वो P को भी विभाजित करेगा। अब अगर 7 है वो P को भी विभाजित करेगा तो हम यहाँ पर मान लो कि हमने ले लिया भाई P है
वो आ गया 7 आर के रूप में हम लिख देते हैं कि भाई ये विभाजित करेगा। भाई पी है वो 7 को विभाजित, जैसे मान लो कि पी है वो 7 को यदि विभाजित करेगा तो मान लो हम यहाँ पर इसका आंसर है वो आर आया, तो हम पी बराबर 7 आर हम लिख सकते हैं आसानी से। अब पी बराबर 7 आर है, वो यदि वैल्यू हम इसमें अगर हम रखें समीकरण 1 में तो क्या आएगा, ये समीकरण 1 में यदि हम रखेंगे तो 7q² बराबर 7r का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 49r² और ये आ गया 7q²। तो देखो यहाँ पर ये 7 से इधर जाएगा तो विभाजित होगा और ये क्या आएगा 7 आएगा, तो q² बराबर आ गया 7r²। ठीक है। अब देखो इधर 7 है, इस आधार पर हमें क्या कंक्लूजन निकला, भाई 7 है वो अगर इधर भेजेंगे तो 7 क्या करता है q² को विभाजित करेगा। अब 7 है वो q² को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये q को भी विभाजित करेगा। सात है वो q² को विभाजित करता है, तो 7q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों आधार पर कि भाई हमने क्या देखा, भाई 7 है, 7 है वो p को भी विभाजित करता है नहीं करता। भाई ऊपर हमने ये देख लिया था कि भाई p² को यदि विभाजित करेगा करता है तो 7 को भी करेगा, p को भी करेगा। इधर देखो 7 है वो q² को यदि विभाजित करता है तो अकेले जो q है इसको विभाजित करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p और q इन दोनों का एक के अलावा 7 वो भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो p और q दोनों 7 से विभाजित होंगे। अब हमने ये अनुमान लगाया था, कल्पना की थी कि भाई ये एक परिमेय संख्या है, इसी के आधार पर हमें ये प्राप्त हुआ भाई दोनों से विभाजित होता है। लेकिन वास्तव में क्या है, दोनों हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी सबसे छोटी फॉर्म में है, तो दोनों में सिर्फ एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, यानी कि p q इन दोनों का कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। अब ये 7 है, ये वास्तव में है नहीं, ये हमारी सिर्फ है कल्पना की वजह से हुआ। तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण कल्पना कि √7 एक परिमेय संख्या है के कारण से ऐसा हुआ। वास्तव में इन दोनों के बीच एक के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। अब देखो सहअभाज्य संख्या कौन सी होते हैं कि वो संख्या है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाता हो। तो ये p और q सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि मैंने आपको इस सवाल को सॉल्व करते समय कई बार आपको बताया कि भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी सबसे छोटी फॉर्म में, यानी सहअभाज्य संख्याओं के रूप में है, इनमें आपस में एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता। तो इन दोनों के बीच एक के अलावा
यानी संख्या से भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा देखो, मैंने आपको HCF और LCM के बारे में बताया। ठीक है, HCF और LCM के बारे में बताया। जैसे दो संख्याओं का निकालना हो या इसी तरीके से अगर ज़्यादा संख्या हो तो भी आप निकाल सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक एक और भी है। वो क्या है कि जैसे आपने निकाला भाई दो संख्याओं का HCF भी निकाल लिया यानी मैसा भी निकाल लिया, LCM यानी लसा भी निकाल लिया। तो दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल वो उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। यानी कि जैसे कि मान लो कि कोई दो संख्याएं हमने A और B ले रखी हैं, तो इनका क्या है, दोनों संख्याओं गुणा A गुणा B है, वो क्या होगा HCF AB और गुणा LCM AB, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ये सूत्र है, ये ध्यान में रख लेना, ये और इस चैप्टर के अंदर शामिल होगा। इस प्रकार से ये चैप्टर है, इसके अंदर जो जो दी हुई है भाई, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इन टॉपिक्स को मैंने बता दिया है। ठीक है।